आज हम वॉरेन बफेट के दिमाग में कह सकते हैं उतरने वाले हैं। उनकी सोच, उनकी आदतें और पैसे को लेकर उनका जो एक नजरिया है उसे समझने की कोशिश करेंगे। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है वो कोई जल्दी अमीर कैसे बने वाली लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस मानसिकता को समझने की कोशिश है जो एक साधारण इंसान को असाधारण दौलत बनाने में मदद करती है। बिल्कुल। और हमारा आज का मिशन भी यही है कि हम ये समझे कि बफेट के सिद्धांत आखिर हैं क्या। क्या इन्हें कोई भी अपना सकता है? हाँ, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, नौकरी कर रहा हो या फिर कोई बिजनेस चला रहा हो। हम शॉर्टकट की बात नहीं कर रहे, सही दिशा में मेहनत करने की बात कर रहे हैं। वही तो आज का जो मुख्य विचार है वो शायद यही है कि पैसा नंबरों का खेल बाद में है, पहले ये आदतों, मानसिकता और अनुशासन का खेल है। तो चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। चलिए। ठीक है, तो इस पूरी पहेली का जो पहला टुकड़ा है वो है दौलत वाली सोच, मतलब वेल्थ माइंडसेट। ये शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन बफेट के लिए इसका मतलब सिर्फ मेहनत करना या पैसे बचाना नहीं है, है ना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसे आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझिए। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए पैसा क्या है? एक ऐसी चीज जो आती है और खर्च हो जाती है। सही बात है। लेकिन बफेट के लिए कमाया हुआ हर रुपया एक सैनिक की तरह है, एक सोल्जर जिसे वो काम पर भेज सकते हैं ताकि वो और पैसे कमा कर लाएं। अच्छा। तो जब आप पैसे को इस नजरिए से देखते हैं तो बेवजह खर्च करना सिर्फ फिजूल खर्ची नहीं लगता। तो क्या लगता है? ऐसा लगता है जैसे आप अपनी सेना के एक सैनिक को लड़ाई से हटा रहे हैं। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। और शायद इसीलिए वो अरबपति होने के बाद भी आज भी उसी पुराने घर में रहते हैं। हाँ, कोई महंगी गाड़ी नहीं चलाते। लोग इसे कंजूसी समझ लेते हैं, जबकि ये एक सोची समझी रणनीति है। ये कोई दिखावा नहीं है। एक किस्सा बहुत मशहूर है, जब उन्होंने बिल गेट्स को मैकडॉनल्ड्स में खाना खिलाया और पेमेंट के लिए कूपन निकाला। हाँ, मैंने भी सुना है। अब बिल गेट्स के सामने तो उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत थी नहीं, ये उनकी आदत में है। तो वो फैंसी कार उनके लिए सिर्फ एक कार नहीं है। नहीं, वो उनके लिए सैनिकों की एक पूरी बटालियन है जिसे वो मैदान से हटा रहे हैं। यही वो मानसिकता है जो दौलत को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये सिर्फ कम खर्च करने के बारे में है? क्योंकि ऐसा तो बहुत लोग करते हैं, पर हर कोई वॉरेन बफेट तो नहीं बनता। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और यहीं पर इस मानसिकता का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी हिस्सा सामने आता है। और वो क्या है? जीवन भर सीखना। सीखना? हाँ, बफेट आज भी अपने दिन का लगभग 80% हिस्सा पढ़ने में बिताते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करता है। आप जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ज्यादा कमाते हैं। बिल्कुल। उनका मानना सीधा सा है, ज्ञान एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न हमेशा मिलता है। और ये पढ़ना उन्हें सिर्फ जानकारी नहीं देता। तो और क्या करता है? ये उनके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को, मतलब उनकी समझ के दायरे को धीरे धीरे बढ़ाता है। अच्छा, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, ये भी उनका एक बहुत मशहूर आइडिया है। हाँ, कि सिर्फ उन चीजों में निवेश करो जिन्हें आप अच्छी तरह समझते हो। और आप समझेंगे कैसे? पढ़कर। तो ये सारी आदतें आप देखें तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उनकी सादगी उन्हें निवेश के लिए पैसा देती है और उनका पढ़ना उन्हें बताता है कि वो पैसा लगाना कहाँ है। और अंत में ये सब एक ही सिद्धांत पर आकर टिकता है कि पैसा आपका मालिक नहीं बल्कि एक साधन है, एक टूल। बिल्कुल। उन्होंने अपनी दौलत का इतना बड़ा हिस्सा दान कर दिया क्योंकि उनके लिए पैसा जमा करना कभी मंजिल थी ही नहीं। मंजिल थी उस पैसे से और वैल्यू बनाना। जिस दिन पैसा आपको चलाने लगता है उस दिन खेल खत्म। अच्छा, तो ये मानसिकता वाली बात तो समझ में आ गई। हाँ। ये एक तरह से नींव है। हाँ। लेकिन मुझे बफेट की जिस चीज ने हमेशा सबसे ज्यादा हैरान किया है, वो है चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत का इस्तेमाल करने का उनका तरीका। द स्नोबॉल इफेक्ट। हाँ, आइंस्टाइन ने भी इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। पर सवाल यह है कि अगर ये इतना ही आसान और शक्तिशाली है, तो हर कोई इसका इस्तेमाल करके अमीर क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला जितना आसान है, उसे असल जिंदगी में लागू करना उतना ही मुश्किल। क्यों? क्योंकि इसमें गणित से ज्यादा मनोविज्ञान, मतलब साइकोलॉजी लगती है। अच्छा। देखिए, हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि कैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ से लुढ़कते हुए विशाल हो जाता है। बफेट की दौलत
ठीक वैसी ही है। उनकी ज्यादातर संपत्ति तो 50 की उम्र के बाद बनी है। बिल्कुल, मतलब पहले 30-40 साल तक वो गोला बहुत ही धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। और यहीं पर ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। हमें तो तुरंत नतीजे चाहिए। वही तो, चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये धैर्य, विश्वास और अनुशासन का एक लंबा इम्तिहान है। बफेट ने खुद कहा है कि उनकी दौलत 3 चीजों से बनी है: अमेरिका में पैदा होना, कुछ अच्छे जीन्स और चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब वो समय की ताकत को समझते हैं। वो जानते हैं कि असली ताकत पैसे में नहीं, बल्कि उस समय में है जो उस पैसे को मिलता है। लोग एक साल में बहुत कुछ कर लेना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 10 या 20 साल में क्या कुछ हो सकता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज वो जादुई इंजन है जो दौलत बनाता है। हाँ, लेकिन इंजन को चलाने के लिए सही ईंधन भी तो चाहिए। सही बात है। आप किसी भी चीज में पैसा लगाकर उसे बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते। और यहीं पर बफेट की दूसरी बड़ी ताकत सामने आती है: वैल्यू इन्वेस्टिंग। सही ईंधन चुनने की कला। बिल्कुल। ठीक है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग उनका वो मशहूर सूत्र है: प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। दाम वो है जो आप देते हैं और मूल्य वो है जो आपको मिलता है। सुनने में तो बहुत सरल लगता है, पर असल में वो किसी बिजनेस का असली मूल्य पता कैसे लगाते हैं? ये जैकेट को सेल में खरीदने जितना आसान तो नहीं है। वही मैं सोच रहा था। नहीं, चलिए एक असली उदाहरण लेते हैं। 1960s के दशक में अमेरिकन एक्सप्रेस एक बड़े स्कैंडल में फंस गई थी। अच्छा। सलाड ऑयल स्कैंडल कहते हैं उसे। बाजार में दहशत फैल गई। सबको लगा कि अमेरिकन एक्सप्रेस अब डूब जाएगी। और शेयर की कीमत $60 से गिरकर $35 पर आ गई। तो मतलब सब लोग डर के मारे अपने शेयर बेच रहे थे। हर कोई। लेकिन बफेट ने उस शोर पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या किया? वो खुद रेस्टोरेंट और दुकानों में गए, ये देखने के लिए कि क्या लोग अभी भी अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड और ट्रैवलर्स चेक इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि लोगों का ब्रांड पर भरोसा अब भी बना हुआ है। उन्होंने कंपनी की बुनियादी ताकत को पहचाना। तो उन्होंने हिसाब लगाया कि कंपनी की असली कीमत शेयर के दाम से कहीं ज्यादा है। हाँ, और यहीं पर उनका सबसे जरूरी नियम काम आता है: मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब सुरक्षा का एक दायरा। बिल्कुल। वो किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते कि वो अच्छी है, वो उसे तब खरीदते हैं जब वो अपनी असली कीमत से बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही हो। अच्छा। वो जो डिस्काउंट है वो एक तरह से उनका बीमा है। तो उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस में निवेश किया। उन्होंने अपनी नेटवर्थ का 40% लगा दिया और कुछ ही सालों में वो पैसा कई गुना हो गया। ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। ऊपर से रिस्क लगता है, पर ये भीड़ से अलग सोचने और डर पर तर्क को हावी रखने की कला है। और ये बात हमें सीधे तौर पर तीसरे अध्याय पर ले आती है: व्यवहार और अनुशासन। हाँ, क्योंकि ये सब जानना एक बात है, और जब बाजार गिर रहा हो, सब अपना पैसा खो रहे हो, तब खरीदने की हिम्मत जुटाना बिल्कुल दूसरी बात है। उनका वो मशहूर कथन है: जब दूसरे लालची हो तो डरे, और जब दूसरे डरे तो लालची बने। सुनने में एक क्रांतिकारी लगता है, पर असल में ऐसे कोई कैसे करे? ये करने के लिए आपको बाजार को एक मशीन की तरह नहीं, तो फिर बल्कि एक इंसान की तरह देखना होगा। बफेट इसे मिस्टर मार्केट कहते हैं। मिस्टर मार्केट? हाँ, एक ऐसा बिजनेस पार्टनर जो हर रोज आपके पास आता है और आपको अपने शेयर खरीदने या बेचने का एक दाम बताता है। अच्छा। कभी वो बहुत खुश होता है और बहुत ज्यादा दाम लगाता है। वो लालच का समय है। हाँ, और कभी वो बहुत दुखी और डरा हुआ होता है और बहुत कम दाम लगाता है। यानी डर का समय। और आपका काम है कि आप उसकी भावनाओं में न बहें। बिल्कुल, आपका काम है उसकी पेशकश को नजरअंदाज करना जब तक कि वो कोई बेवकूफी भरी कीमत ना दे दे। यही तो ये बताता है कि पैसा कमाना इमोशनल इंटेलिजेंस का खेल है, सिर्फ नंबरों का नहीं। तो इस भावनात्मक नियंत्रण को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जा सकता है? पहली आदत तो शायद वही है: अपनी आय से कम खर्च करना। हाँ। और इसे करने का सबसे कारगर तरीका है बफेट का नियम: खर्च करने के बाद जो बचा है उसे ना बचाएं, बल्कि बचाने के बाद जो बचा है उसे खर्च करें। पहले खुद को भुगतान करो। बिल्कुल। जैसे ही आपकी आय आती है, उसका एक तय हिस्सा सबसे पहले निवेश के लिए अलग रख दें। और जो बचे उसी से महीना चलाएं। हाँ, ये सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन ये आपकी पूरी फाइनेंशियल दिशा बदल सकता है। और दूसरी आदत है कर्ज से दूरी। बफेट तो क्रेडिट कार्ड से भी कह सकते हैं नफरत करते हैं। हाँ, वो व्यक्तिगत या कंज्यूमर कर्ज को एक प्लेग की तरह मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपसे आपकी आजादी छीन लेता है।
एक कहानी है, एक युवक उनसे निवेश की सलाह लेने गया। उस पर काफी कर्ज था। अच्छा। बफेट ने कहा, पहले उस कर्ज को खत्म करो। क्रेडिट कार्ड पर 18% ब्याज देके तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये तुम्हें अंदर से खा रहा है। उनके लिए असली लग्जरी फाइनेंशियल दबाव से मुक्ति है। बिल्कुल। लेकिन बिजनेस के लिए कर्ज, वो तो खुद अपनी कंपनी में इंश्योरेंस कंपनियों के फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं। और यही उनकी जीनिस का एक और पहलू है। वो अच्छे और बुरे कर्ज के बीच का फर्क समझते हैं। वो एक सोची समझी रणनीति है। हाँ, लेकिन आम इंसान के लिए, खासकर जिसकी ब्याज दर बहुत ज्यादा हो, कर्ज एक दलदल की तरह है। तो इन सभी आदतों को, कम खर्च करना, बचत करना, भावनाओं पर काबू रखना, इन सबको एक साथ बांधने वाली शक्ति क्या है? 2 चीजें हैं, धैर्य और निरंतरता। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। हाँ, जैसा मैंने कहा, बफे ने अपनी 99% दौलत 50 की उम्र के बाद बनाई। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अमीर बनना एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। बिल्कुल। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी नतीजे चाहता है, लेकिन बफे का पूरा दर्शन इस विचार पर आधारित है कि अच्छी चीजों में समय लगता है। और निरंतरता, हर दिन वो छोटे छोटे कदम उठाना। हाँ, बफे कहते हैं कि आदतें शुरुआत में रेशम के धागे की तरह होती हैं, इतनी हल्की कि महसूस भी नहीं होती। लेकिन समय के साथ आप उन्हें रोज दोहराते हैं और वो एक मोटी केबल बन जाती हैं, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। चाहे वो रोज पढ़ने की आदत हो या हर महीने निवेश करने का। सही बात है। बड़ी सफलता किसी एक बड़े फैसले का नतीजा नहीं होती, वो हजारों छोटे, लगातार और अनुशासित फैसलों का नतीजा होती है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो हम उसी शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं कि बफे की सफलता का राज क्या है। हाँ, और जवाब ये निकलता है कि ये कोई गुप्त सॉस या कोई फॉर्मूला नहीं है। नहीं, ये कुछ बुनियादी सिद्धांतों का एक शक्तिशाली मिश्रण है। पहला, दौलत वाली सोच अपनाना, जहां पैसा एक टूल है। हाँ। दूसरा, चक्रवृद्धि ब्याज के इंजन को चालू करना और उसे दशकों तक चलने देने का धैर्य रखना। तीसरा, वैल्यू इन्वेस्टिंग के जरिए उस इंजन के लिए सही ईंधन चुनना, मतलब अच्छी कंपनियों को उनकी असली कीमत से कम पर खरीदना। और चौथा, अपनी भावनाओं, खासकर डर और लालच को खुद पर हावी ना होने देना। और इन सब को एक साथ जोड़ने वाली गोंद है अनुशासन और निरंतरता, जो इन अच्छी आदतों को जिंदगी का हिस्सा बना देती है। और अगर गौर करें तो ये सिर्फ पैसे कमाने के टिप्स नहीं है। नहीं, ये एक ज्यादा नियंत्रित, शांत और स्वतंत्र जीवन जीने के सिद्धांत भी हैं। ये पैसे के साथ हमारे रिश्ते को बेहतर बनाने के बारे में है, ताकि हम उसके गुलाम न बने, बल्कि वो हमारे लक्ष्यों को पूरा करने का एक साधन बने। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है, शायद खुद से पूछने वाला सवाल ये नहीं है कि मैं और पैसे कैसे कमा सकता हूँ। शायद असली सवाल ये है कि पैसे के साथ मेरा रिश्ता क्या है। क्या मैं उसे नियंत्रित कर रहा हूँ या वो मुझे नियंत्रित कर रहा है? असली दौलत शायद इसी सवाल के जवाब में छिपी है।